आज हम एक पाठ के बारे में बात करेंगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश किसे कहते हैं? देशांतर किसे कहते हैं? अक्ष किसे कहते हैं? विषुवत रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच में जो विषुवत रेखा होता है, उसमें कितना उसकी प्रभाव क्या होता है उसका, और उस पे तापमान कहाँ ज़्यादा पड़ता है? तापमान जब हम ध्रुव की तरफ जाते हैं बढ़ता है या घटता है, इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे, पहले एक पृथ्वी बनाएंगे, उस पृथ्वी बना कर करके उसी से संबंधित विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि जितनी यहाँ रेखाएं खींची जा रही हैं वह सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। अर्थात जितनी भी यहाँ पर रेखाएं खींची जाएंगी, चाहे वो भूमध्य रेखा हो, चाहे वो देशांतर रेखा हो, चाहे वो अक्ष हो, चाहे वो कर्क रेखा हो, यह सभी रेखा यहाँ पे काल्पनिक रेखा है। यह सभी रेखा यहाँ पर काल्पनिक रेखा है। क्यों? क्योंकि यह सभी रेखा यहाँ पर काल्पनिक रेखा ही दर्शाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे काल्पनिक रेखा के माध्यम से होता क्या है? काल्पनिक रेखा के माध्यम से हम अपना ध्रुवों के बारे में, सभी चीजों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। जैसे ये किसे कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और ये क्या है? ये कर्क रेखा है। ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा है। और ये क्या है? ये हम इसी क्या कहते हैं? इसे हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसे अक्ष कहते हैं, इसे कर्क रेखा कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसे हम मकर रेखा कहते हैं। जो अक्ष है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, यहाँ पे इसी जो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा होती है, उसी को हम अक्ष कहते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी के बीच से कोई गुजरने वाली यह एक आभासी रेखा है, ये भी सोच लीजिएगा। यह कोई ऐसा पृथ्वी के बीच में कोई डंडा नहीं है कि पृथ्वी के बीच में डंडा कोई गड़ा हुआ उसी को हम अक्ष कह रहे हैं। नहीं, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली, ये माना गया है कि माना गया कि पृथ्वी के बीच से एक कोई रेखा जाती है, वह रेखा अक्ष कहलाती है। और पृथ्वी के 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री की 23.5 डिग्री ऊंचाई पर से एक रेखा जाती है, वह कर्क रेखा कहलाती है। और 0 से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जो रेखा जाती है, उसी को हम मकर रेखा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, और इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। जो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, उससे मकर रेखा है, इन तीनों रेखाओं को काल्पनिक रेखा माना जाता है। ऐसा कोई फिक्स रेखा, मतलब कोई निश्चित रेखा नहीं गुजर रही है कि इस पृथ्वी की रेखा, पृथ्वी पर से 3 रेखाएं गुजर रही हैं, उसी को हम कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई रेखा नहीं गुजर रही है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि हम विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? पृथ्वी को, पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा गुजरती है, पृथ्वी के मध्य से कोई एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, उस काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ये यहाँ से मध्य भाग से होकर करके ये गुजरती है, पृथ्वी के मध्य भाग से होकर करके गुजरती है। ओके, इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। यानी दोज लाइन एक्सपेंडेशन ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब जो पृथ्वी के मध्य से होकर करके जाती है, क्रॉस बाय मिडल ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के मध्य से होकर के जाती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। और इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं।
और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समांतर कई और रेखाएं जाती हैं। उन रेखाओं में कर्क रेखा भी है, मकर रेखा भी है। यानी ये एक समांतर रेखा है। क्या है? यह एक समांतर रेखा है। इसीलिए अगला हेडिंग है महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं। महत्वपूर्ण अक्षांश में क्या आता है? महत्वपूर्ण अक्षांश में कर्क रेखा आता है और मकर रेखा आता है। जो महत्वपूर्ण हमारे अक्षांश है उसमें कौन सी रेखा आती है? कर्क रेखा आती है और मकर रेखा आती है। और इसमें भूमध्य रेखा भी आती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा महत्वपूर्ण अक्षांश वाले रेखा कहे जाते हैं। यह रेखा जो बीच से गुजरती है यह जीरो है, यह 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री नीचे की तरफ है। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और इसे दक्षिण की तरफ मकर रेखा है। और इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के दक्षिण के भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है और पृथ्वी के उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। पहला ना। और इसके बाद पृथ्वी का जो मध्य भाग से जा रहा है उसे हम अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी के जो ऊपर का हिस्सा है, यानी पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा का ऊपर का हिस्सा है, जैसे मैं एक गोला और बना दूं, इसके नीचे बना दूं, यहाँ पर या यहाँ पर बनाता हूं। तो आपको पता है जो पृथ्वी का भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा है, यानी ये जो ऊपर का हिस्सा है, इस ऊपर के हिस्से को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो आपका नीचे का हिस्सा है भूमध्य रेखा के, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के नीचे के हिस्से को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर के हिस्से को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ओके, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ओके, दूसरा बात, ये आपका ये भूमध्य रेखा था, इसी के ऊपर के हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। एक बार और समझ लीजिए, दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ध्रुव है वो भी बता दिया गया, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ताप कटिबंध क्या होता है? पृथ्वी के ताप कटिबंध, इसके जानने से पहले आप ये जान लो कि पृथ्वी का एक और भाग जान लो। पृथ्वी पर जब आप गोला बनाते हो ऐसे पृथ्वी के चित्र पर, तो आपको एक चीज और समझना होता है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य भाग से जो पृथ्वी है, पृथ्वी के देशांतर भी होता है। देशांतर किसे कहते हैं? जैसे ऐसे होता है ये तरबूज, जैसे कि तरबूज के वो नहीं होते हैं, उसे हम इस प्रकार से बताए गए होते हैं।
इस प्रकार से बताए गए होते हैं। इसे हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। इसके ऊपरी वाले हिस्से को हम देशांतर कहते हैं। यानी ये रेखा जो होता है इसे देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है, क्या नाम है, ये क्षैतिज रेखा है, इसे हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसे हम अक्षांश कहते हैं। इसे हम देशांतर कहते हैं। या फिर आप यहाँ मत चित्र बना करके दूसरा एक चित्र बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दूसरा चित्र के माध्यम से आप समझ लो कि ऐसे जो गुजरता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अक्षांश कहते हैं। और इसकी विशेषता भी होती है। आप विशेषता जान लीजिए, क्या विशेषता होती है इसकी? इसकी विशेषता ये होती है कि जब ये पृथ्वी के ध्रुव से मतलब मध्य भाग से गुजरता है और पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरता है और यह चला जाता है कहाँ तक? ओके। जब ये पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरता है और ये गुजर कर कर करके पृथ्वी के जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरता है, ठीक। अब ये क्षैतिज चलने लगता है। कब चलने लगता है? क्षैतिज चलने लगता है। तो जब पृथ्वी के ध्रुव भूमध्य रेखा से जब ये ध्रुव की तरफ जाता है, भूमध्य रेखा से जब ये ध्रुव की तरफ जाता है, तब ये क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाता है तो इसकी मान में कमी आ जाती है। यानी यह एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है जब पृथ्वी से जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाता है तो इसकी लंबाई में कमी आने लगती है। इसकी लंबाई में कमी आने लगती है। ओके। जब पृथ्वी से ध्रुव की तरफ जाने लगता है तो अक्षांशों में कमी आने लगती है। और ये जब पृथ्वी से पृथ्वी और देशांतर में क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे अक्षांश कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम देशांतर कहते हैं। अक्षांश वाली रेखाएं जो होती है मध्य बिंदु से पृथ्वी के ध्रुव से पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इसके देशांत अक्षांश की रेखाओं की लंबाई में कमी आती है और एक बिंदु ऐसा आता है कि ये बिंदु बन जाता है ध्रुव पर जाकर कर करके। ध्रुव पर जाकर के क्या बन जाता है? यह एक बिंदु बन जाता है। और इसी तरीके से देशांतर में होता है। देशांतर में क्या होता है? देशांतर जो रेखा होती है वह देशांतर रेखा पृथ्वी के जो ध्रुव है, ध्रुव पर जाकर के मिलती हैं सभी रेखाएं बराबर दूरी से, इसलिए दो बिंदु का निर्माण कर लेती हैं। सभी देशांतर रेखाएं जाकर करके एक बिंदु पर मिलती हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं ये। यानी पृथ्वी साउथ पोल, नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल पर जाकर करके ज्वाइंट पिन के रूप में मिलती हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पृथ्वी का जो आपका पोल की तरफ जब जैसे बढ़ते जाते हैं इसकी लंबाई में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? इसके लंबाई में कमी आ जाती है। दूसरी बात, जो पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं? पृथ्वी के ताप कटिबंध का मतलब है जैसे ये मेरी पृथ्वी है, पृथ्वी का जैसे पृथ्वी का ये ताप कटिबंध कैसे निर्धारित करेगा? ताप कटिबंध का मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी का बेल्ट है वह बेल्ट कैसे निर्धारित होता है? जैसे ये देखो, ये हमारा जो बेल्ट होता है ध्रुव वाला, इसे हम
उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय, जबकि यहाँ पृथ्वी का जो ये हिस्सा है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, और वो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा कौन सा है? यानी पृथ्वी का ये हिस्सा जो है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण है। और इसके बाद ये क्या है? जो टुंड्रा प्रदेश है, ये इसके बाद आता है। जो ये टुंड्रा प्रदेश है, इसको ऐसे हटा देता हूँ। इसके बाद ये क्या कर दूं? ये शीतोष्ण है। अब इसके बाद ये जो प्रदेश है, ये टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है इसे। यानी ध्रुव वाले भाग को हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, और नीचे वाले ध्रुव वाले भाग को भी टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। इसे उत्तरी टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, इसे हम दक्षिणी टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, और इसे भूमध्य वाले भाग को उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। ओके, पहली बात तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात क्या होगा? दूसरी बात यह है कि भूमध्य, ये आपको पता चला कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। ठीक है, आपको कौन कौन पढ़ाना है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, और एक टुंड्रा प्रदेश होता है आपके पृथ्वी के सबसे उत्तर में, और एक सबसे दक्षिण में होता है। और आपको क्या पढ़ना है? देशांतर क्या होता है आपको बता दिया गया कि जब पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर रेखा कोई खींची जाए, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए, यानी मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो वह देशांतर रेखा होगा। जो देशांतर रेखा होती है, दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलते हैं, तथा उत्तरी ध्रुव पर एक बिंदु पर जाकर करके मिलते हैं। उत्तरी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर आकर करके एक बिंदु पर मिलते हैं। दूसरी बात क्या देखेंगे? दूसरी बात हम देखेंगे प्रमुख यामोत्तर का मतलब क्या है। प्रमुख यामोत्तर का मतलब होता है कि जैसे कोई आपने पृथ्वी पर देखा होगा कि जैसे पृथ्वी पर अक्ष है, अब यहां से एक रेखा गुजर रही है, यह रेखा डॉट 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 कर करके गुजरी हुई है। यह प्रमुख यामोत्तर रेखा है। मतलब क्या? इसे हम लिखेंगे प्रमुख यामोत्तर रेखा। प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाएगा इसे। क्या कहा जाएगा? प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यह जो रेखा है, यह रेखा हमारे मानक रेखा कहलाती है। मानक रेखा किसे कहते हैं? जो हमारे समय को निश्चित करती है, जो हमारे समय को निर्धारित करती है, उसी को हम मानक रेखा कहते हैं। मानक रेखा का काम क्या होता है? मानक रेखा को हम क्यों जानते हैं? दरअसल जो मानक रेखा होती है, वह हमारे समय को निर्धारित करती है, वो हमारे समय को दर्शाती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम उसे मानक रेखा कहते हैं। मानक रेखा का काम क्या होता है? मानक रेखा का जो काम होता है, वह समय को दर्शाने का काम होता है। जैसे हमारे देश के समय को दर्शाने वाली रेखा कितनी है? 22.5 डिग्री, 82 82.5 डिग्री, जो इतना माना जाता है, 82.5 डिग्री।
अक्षांश पर से गुजरती है वो, ठीक है। उसी से गुजरने के कारण हमारे भारत के इलाहाबाद से होकर करके ये गुजरती हैं, जौनपुर इलाहाबाद वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं। देशांतर और समय, देशों का अंतर ही हमारा समयांतर होता है। जैसे ये मान लो ये कोई देश है, ये कोई आपका देश है, यहाँ पर माना कि यहाँ पर कोई देश है। अब इस देश पे, अब यहाँ का देश का समय कुछ और है, माना यहाँ पर कोई देश है, माना यहाँ भारत यहाँ पर है, ठीक है, भारत यहाँ पर है। अब जो देशांतर रेखा खींची गई है, सीधी सीधी रेखा खींची गई है, सीधी सीधी रेखा खींचने के कारण जिस जहां से जिस अक्षांश से, जैसा मैं इसको चार्ट के माध्यम से बता दूं आपको, चार्ट के माध्यम से बता देंगे तो हो सकता है अच्छे से समझ आता आपको। कोशिश करते हैं। जैसे ये माना कि हमने पृथ्वी को खोल दिया, बिखेर दिया, बिखेर दिया, उसको हमने बांट दिया इस तरीके से, छोटे छोटे अक्षांशों में मैंने पृथ्वी को बांट दिया। और ये आपका ऐसे बांट दिया, क्षैतिज रेखा है, यानी ये समांतर रेखा एक ऊपर से जा रही है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जा रही है यहां से। तो आपको मैं बता दूं कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा जा रही है वो देशांतर रेखा आपकी दर्शा रही है, जो क्षैतिज रेखा जा रही है वो आपकी समांतर रेखा दर्शा रही है। यानी ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा दर्शा रही है जो ऐसे जा रही है, क्षैतिज ऐसे जा रही है, उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। जबकि जो ऊर्ध्वाधर जा रही है उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, और इसी को हम देशांतर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा जो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है वो क्षैतिज मतलब समांतर रेखा होती है। ओके, मैं मानता हूं कि यहाँ से अब बीच से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 4 मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, 4 मैं इधर कर दिया, 4 मैं इधर कर दिया, बीच में यहाँ कर दिया, बीच में यहाँ कर दिया, और यहाँ पर 0 180 तक इसको लेकर आया और 180 तक यहाँ लेके गया, तो होगा क्या, यानी 0 से 180 तक इधर लेकर आया, 0 से 180 तक इधर लेकर गया, 0 से 180 तक इधर, 0 से 180 तक इधर लेकर गया। जब 0 से 180 तक इधर लेकर गया तो हुआ क्या, इसमें होता कैसे है, जब हमें पता है इधर जब बढ़ेंगे और इधर जब बढ़ेंगे 0 से, जब 0 से दाएं की तरफ बढ़ेंगे और 0 से जब बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो समय में परिवर्तन होगा। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो समय में प्लस होता है, समय बढ़ता जाता है, और जब इधर जाते हैं तो ये समय माइनस होता है। मतलब जैसे हम हमारा भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ का जो रेखा है वो रेखा ऐसे मैंने खींच दिया, तो ये पता कितना है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री के आसपास, 82.5 डिग्री पे है। तो इसलिए 82 डिग्री देशांतर रेखा पर ये हमारा भारत पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि भारत का जो मानक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, भारत की मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री से होकर करके जाती है, और इसका विस्तार इस किस प्रदेशों से होकर जाती है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश से होकर करके इलाहाबाद के क्षेत्र से होकर करके जाती है। ये बात तो आपने देख लिया कि मानक समय क्यों मानते हैं। दरअसल अगर हम मानक समय नहीं मानते, जो अलग अलग दुनिया के समय है, अलग अलग प्रकार जो दुनिया है, वो दुनिया के अलग जगह पर मुझे कभी जाना हो तो हमें सही निश्चित निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए हमें वहां का समय और यहाँ का समय हमें मिला कर करके ही हम अपने समन्वय कर सकते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम करते हैं कि जो मानक रेखा है, मानक रेखा को हम उसके दिशा, मानक रेखा को हम क्या करते हैं, मानक रेखा को 23.5 डिग्री पर जो 82.5 डिग्री पर अपने भारत में है, लेकिन यही पाकिस्तान में कितना होगा, पाकिस्तान यहाँ होगा, तो पाकिस्तान में 82 से कम होगा ना। जब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ये भारत है, भारत क्या है, इधर पाकिस्तान है, तो इस वाले इलाके पे आप देखोगे
किस वाले इलाके पे 82 डिग्री से पहले ही होगा, यानी वो कम से कम आपका 70 डिग्री पर आएगा। जब आपका यहाँ पर 70 डिग्री पर आएगा तो पाकिस्तान का मानक रेखा किस रेखा से गुजरेगा? 70 डिग्री से गुजरेगा। इसका मतलब हुआ यानी भारत से कम डिग्री पर से गुजरेगा। इसका कहने मतलब ये हुआ कि भारत का मानक रेखा से 2 घंटा पीछे ही है। मतलब भारत पहले 2 घंटा सूरज उग जाता, जबकि 2 घंटा बाद में पाकिस्तान में सूरज उगता है। इसका कहने मतलब ये हो रहा है। और मानक रेखा इसलिए हम लेते हैं क्योंकि सही समयों की गणना के लिए हमें मानक रेखा का लेना आवश्यक होता है। इसमें जितना आपके 6 क्लास की स्टैंडर्ड से टॉपिक दिया गया था, मुझे उम्मीद है मैंने चर्चा कर दी। और कुछ टॉपिक होते हैं जो एडवांस क्लास के हैं, 7th 8th 9th 10th के हैं, जैसे कि घास आपको एक चार्ट और बना देते हैं, उसको भी देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। जैसे ये बेल्ट कहा जाता है, इसको मैंने बना दिया वैसे, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। सॉरी सॉरी, ये मैंने पृथ्वी को मैंने फैला दिया। इसे हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं, उष्ण प्रदेश। इसको सदाबहार भी कहते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहते हैं, क्योंकि सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ पड़ेगा? सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। क्यों? इसके लिए मैं बता दूं आपको क्यों पड़ेगा। क्योंकि अब जानते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपका सूर्य का प्रकाश जब हमारे पृथ्वी पे सीधा पड़ता है तो पृथ्वी के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ता है? सबसे ज्यादा प्रकाश पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर पड़ता है। तो जब पृथ्वी के सबसे प्रकाश पड़ेगा सीधे सीधे भूमध्य रेखा पर, तो सबसे ज्यादा चमक कहाँ उत्पन्न होगा? सबसे ज्यादा चमक हमारे भूमध्य रेखा पर ही होगा। तो इसीलिए उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा ये आपका घास का मैदान हुआ। सदाबहार वर्षा वन, टुंड्रा प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, और ये भूमध्य सागर, और ये सवाना प्रदेश आपका आ जाता है। इस प्रकार आपके प्रदेश में आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी आपके बंटवारा इन प्रदेशों में किया गया है। ओके। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो हमारा प्रदेश है, हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश में ये आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे माने पृथ्वी है, पृथ्वी का ये उत्तरी भाग है, ऐसे ही दक्षिणी भाग में भी होता है। यानी पृथ्वी का जैसे अभी हम नीचे कर दो थोड़ा सा ऐसे, तो पता क्या होगा? जो पृथ्वी होगा, पृथ्वी का ये ऊपरी उत्तर वाला भाग है, और ये पृथ्वी का नीचे वाला भाग है। पृथ्वी का ये जो नीचे वाला भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को पृथ्वी के नीचे वाले भाग को ही हम क्या कहेंगे? पृथ्वी के नीचे वाले भाग को ही हम दक्षिणी भाग, उत्तर वाले भाग को उत्तरी भाग कहा जाता है। ये इतना टॉपिक इसमें हो जाता है आपका। अगर कुछ टॉपिक लग रहा है कि हमें समझ नहीं आया और मुझे नया टॉपिक और समझना है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे समझा करके आपके पास अवेलेबल करा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर तथा लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके पास आपके क्लास के सारे वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।